पिछला पार्ट 90। अच्छा जी, आप हजरात निकाल लें चैप्टर 3। पेज 24। मोहतरम, 3 चीज़ें हैं टैक्स सर्विसेज में, ज़रा तसल्ली से रिवीजन कीजिएगा। पहली चीज़ है टैक्स सर्विसेज में, टाइम पे आया करें, क्या तरीका है, जल्दी बैठें, अब पीछे वालों को नज़र नहीं आ। अच्छा, 3 चीज़ें हैं टैक्स सर्विसेज में। नंबर 1, एक है मुश्किल काम, एक है आसान काम। मुश्किल काम यह है कि आप किसी को टैक्स कैलकुलेट करके दें फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, कि उनकी वजह से वो अकाउंटिंग एंट्रीज करें। एक है आसान काम, आप किसी को रिटर्न बना के दे दें, उसमें किए हुए काम को आपको सिस्टम पे सिर्फ अपलोड करना होगा। और तीसरा काम है टैक्स सजेशंस। अच्छा, अब ख़तरा क्या है? प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज, नहीं साथ वाले की तरह से, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट might create a self review और एडवोकेसी थ्रेट। ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज देना क्या क्रिएट करते हैं? सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट। सेल्फ रिव्यू कैसे? सेल्फ रिव्यू ऐसे कि आप वर्किंग 1 करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस की, जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स, और ये जो पेएबल टू गवर्नमेंट आएगा, तो जब आप ऑडिट शुरू करेंगे तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में जाकर टैक्स पेएबल की फिगर को आप चेक कर रहे होंगे। तो ये सेल्फ रिव्यू यानी अपनी ही कैलकुलेट की गई फिगर का अपना ही ऑडिट शुरू कर देंगे, और आप ऑडिट में ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे कि ये फिगर सही है। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स आए हैं जो मना करते हैं फर्म्स को कि वो कुछ से टैक्स सर्विसेज ना दें, बिकॉज खतरा कैनॉट बी एड्रेस्ड बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स। अगली बात है जी खतरे का लेवल। यार ये टाइम होता है खाने का। अगली बात है खतरे का लेवल। खतरे का लेवल चेक करने के 4 तरीके हैं। वो 4 तरीके हमने पढ़े थे। काम क्या है, एम्प्लॉयज़ पीटीसीएल के काम जानते हैं नहीं जानते, एफबीआर का सिस्टम कैसा है, और एफबीआर का टैक्स मुश्किल है आसान है। यहाँ से आपको खतरे का लेवल पता चल जाएगा। अगली बात, अब हमने कहा नहीं, खुल खिला के बात करो कि तुमने हमें ये 2 काम करने देने हैं या नहीं करने देने। कहते हैं जहाँ तक टैक्स रिटर्न बनाने का ताल्लुक है ना, इट डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट। कहते हैं रिटर्न बना के देना मेरी नज़र में कोई खतरे वाली बात नहीं है, आप रिटर्न बना के दे दो। फिर आगे उसने लॉजिक्स दिए हैं, ये तो पुराना डाटा होता है, इसमें तो आप सिर्फ मशवरा दे रहे होते हैं, इसमें अगर एफबीआर वाले कोई नोटिस भेज दें आप उनका रिप्लाई कर रहे होते हैं, और आप उनको सजेशंस दे रहे होते हैं टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये तो कहते हैं आम सी बातें हैं, इनको करने दो, कोई मसला नहीं। तो टैक्स रिटर्न बना के दे देना, कहते मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। हमने कहा चलो आगे चलो। फिर हमने कहा अगला सवाल आपसे ये है हमारा कि टैक्स कैलकुलेट करके दे दें जिससे जनरल एंट्रीज हों, यानी पूरी वर्किंग 1, ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस टैक्स डेप्रिसिएशन, पहले पुराने साल का लॉस माइनस करें, फिर पुराने साल की डेप्रिसिएशन माइनस करें, फिर हमारे साल की, ये सारी कैलकुलेशंस करके दे दें। उसने कहा इसमें ना एक जनरल बात कहते हैं, मैं करता हूं आपसे, कि आपके जितने भी ऑडिट क्लाइंट्स हैं ना, अगर आप भाई जरा बाहर चुप करवा दें, जी जी, पिछली भी रो खाली है ना, तो जो भी करना है करें जल्दी, ये वाली रो पूरी खाली है, जल्दी करें जो भी करना है। नहीं वो रो कंजस्टेड हो रही है तो मुझे समझ नहीं आई, ये रो पूरी खाली, आगे आ जाएं, तीसरी रो। अच्छा, अब सवाल ये है कि जितने भी आपके ऑडिट क्लाइंट्स हैं, अगर आप उनको टैक्स कैलकुलेट करके देना चाहते हैं
तो एक बात याद रखिएगा, आप खतरे की घंटी अपने गले में खुद बांध रहे हैं। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स फॉर ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी लेटर ऑन ऑडिटेड बाय फर्म उनका दोबारा ऑडिट भी करेगी। इट क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो आप खतरे की घंटी अपने गले में खुद ही बांध रहे हैं, ये असाइनमेंट पकड़ के। खतरे का लेवल जज कर लें आप, और खतरे का लेवल बढ़ जाएगा अगर अमाउंट्स मटेरियल हुई तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर कभी पेपर में आया कि खतरे का लेवल कैसे जज करना है सारे ऑडिट क्लाइंट्स का, तो आप ये मटीरियलिटीवली बात भी लिखाइएगा और फिर यहीं पर ये वाली सारी बातें भी लिख के आएंगे। यहीं पर ये वाली सारी बातें भी लिख के आएंगे। वाई? सवाल आपसे आया कि टैक्स कैलकुलेट करके देना ऑडिट क्लाइंट को, और नेचर नहीं बताई हुई थी, बस हर ऑडिट क्लाइंट को टैक्स कैलकुलेट करके देना क्या अच्छी चीज है बुरी चीज है? आपने कहना है जी इससे क्या क्रिएट होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जब इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो जाएगा तो थ्रेट का लेवल जज करने के 5 सिनेरियोज हैं, 5 चीजें हैं जिनसे थ्रेट का लेवल जज होगा। एक ये 4 और एक मटीरियलिटी। अगर अमाउंट्स मटीरियल है तो थ्रेट बढ़ता चला जाएगा। ओके, हमने कहा नहीं फिर भी खुल के बात करो, अब मैं करूं या ना करूं ये मुझे बता दो, बस करना है या नहीं करना। कहते हैं उसमें अगर तो आप ऐसी एंटिटी है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, आम लोगों ने इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, सॉरी आम लोगों ने नहीं, कोई 2-3 लोगों ने शेयर खरीदे हुए हैं, पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें नहीं है, बामुन नास का पैसा नहीं लगा हुआ, जैसे हमारा कॉलेज है या कोई और कॉलेज है या कोई हॉस्पिटल है छोटा मोटा। कहते हैं अगर ऐसा कोई है तो फिर कोई मसला नहीं, आप सेफगार्ड्स लगाओ और काम कर दो। पहला सेफगार्ड, अगर आपकी फर्म के 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो ग्रुप ए ऑडिट कर दे, ग्रुप बी टैक्स कैलकुलेट कर दे यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स। जो ऑडिट टीम मेंबर्स नहीं थे उनको यूज करें। यूज किस में करें? हाईलाइट करें, उनको यूज करें टू परफॉर्म टैक्स सर्विस। जो ऑडिट वाले नहीं थे उनको किस में यूज कर लें? टू परफॉर्म टैक्स सर्विस। देखिए इंग्लिश समझ आएगी तो याद करेंगे ना। तो उनको यूज करें टू परफॉर्म टैक्स सर्विस। ऑप्शन 1 ये है। एक और सेफगार्ड लगाएं, फर्ज करें ग्रुप ए ने ही ऑडिट किया और ग्रुप ए ने ही टैक्स की सर्विस परफॉर्म की, अब ग्रुप बी से रिव्यू करा लें, लेकिन एक और भी रिव्यू कराएं, वो इससे बेहतरीन रिव्यू है, वो किसी ऐसे बंदे से रिव्यू करा लें जिसने ना टैक्स कैलकुलेट करके दिया हो, ये जिसने ना टैक्स कैलकुलेट करके दिया हो, ना उसने ऑडिट किया हो और ना उसने टैक्स कैलकुलेशन का रिव्यू किया हो। ये एक ऊपर का रिव्यू है, वो भी करवा लें, अपने दोस्त को किसी को बुला के करवा लें, हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर। ना जिसने ऑडिट की है, ना जिसने टैक्स की सर्विस परफॉर्म की है और ना जिसने टैक्स की सर्विस का रिव्यू की है। टैक्स सर्विस, ना जिसने टैक्स की सर्विस दी है, ना जिसने टैक्स की सर्विस का रिव्यू किया है। किसी चौथे बंदे को बुला लें, ये आके आपका जो है वो रिव्यू करके दे दे। ये सेफगार्ड्स हैं। अगर ये सेफगार्ड्स आप अप्लाई कर दें तो कहते हैं मेरे ख्याल से वो जो खतरा था उसकी घंटियां बजनी कम हो जाएंगी और आप टैक्स कैलकुलेट करके दे दें पीटीसीएल को, अगर पीटीसीएल में पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से तो पीटीसीएल में पब्लिक का इंटरेस्ट है, फिर क्या करें? अ फर्म शेल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशंस ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज फॉर एन ऑडिट क्लाइंट। आप पीटीसीएल के लिए कैलकुलेशंस मत करें फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज दैट आर मटेरियल टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मटेरियल है उसकी जनरल एंट्री, फिर आप ये कैलकुलेशन ना करके दें। ऑन विच यू विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या होगा? इधर आप कैलकुलेशन करेंगे, इधर फिगर डाल के बाद में ओपिनियन फॉर्म कर रहे होंगे कि ये ऑडिट सही हो गया था। एंड इफ इंपैक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज इज इमटेरियल, और अगर इंपैक्ट क्या है? इमटेरियल, देन अबव सेफगार्ड्स विल बी अप्लाइड। फिर ऊपर वाले सेफगार्ड्स लगा के कर दें। ये कब? जब इमटेरियल है। अब जी कंक्लूजन वही है जो कल मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया था। क्या? सारे ऑडिट क्लाइंट्स चाहे ये हैं चाहे ये हैं, अगर आप इनका काम पकड़े टैक्स कैलकुलेट करने का, तो हमेशा क्या क्रिएट होगा? इसका खतरा और बढ़ जाएगा अगर अमाउंट्स मटेरियल हो गई। खतरा उन 4 वजहों से हो सकता है पहले ही बड़ा हो,
तो ये 5वीं वजह और ज़्यादा रोल प्ले करेगी खतरा बढ़ने में। अब करें ना करें, कहते हैं अगर पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है तो सेफगार्ड लगा के कर दो, और अगर पब्लिक का इंटरेस्ट है और अमाउंट मटेरियल है तो ना करो, और अगर अमाउंट इमटेरियल है तो सेफगार्ड लगा के कर दो। कुछ फायदा होगा 10-12 मिनट दोबारा लगाने का। अच्छा, ये थी कल की डिस्कशन। अब जी पहला सवाल, पाकिस्तानी ऑडिट फर्म। आज हमने आखिर में ना बस 5-10 मिनट कोई नई चीज़ पढ़नी है, बाकी अब न्यूमेरिकल्स अब शुरू करनी है, क्योंकि अब ये अगला हफ्ता पूरा जो है ना न्यूमेरिकल्स ही करनी है। अब हमने चैप्टर जो रह गया उसके साथ साथ, और सेल्स टैक्स को आज अब ख़त्म कर दें ताकि हमारी छुट्टी और जान छूटे सेल्स टैक्स से। सेल्स टैक्स में ज़रा देखना शुरू करें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, कौन से रह गए हैं। लेटेस्ट अटेम्प्ट का कल आपसे डिस्कस कर लिया था, उससे पिछले अटेम्प्ट का ये वाला है। क्वेश्चन 24 ये भी हो गया, क्वेश्चन 23 भी हो गया हुआ है, दे दिया हुआ है ना होमवर्क में। क्वेश्चन 22 भी हो गया हुआ है। चलते रहें। 20 नहीं हुआ ना, 20 करें होमवर्क में। लेकिन मोहतरम ये 20 अगर मैं आपको याद कराऊं, हाफिज़ ब्रदर्स, और याद है पहला सवाल ही हाफिज़ ब्रदर्स वाला किया था। ये वही सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो क्लास में आप, इसमें से मेरे ख्याल से 90% एडजस्टमेंट्स मैंने कराई हुई हैं। एक और बताता हूँ, डेबिट नोट कस्टमर को इशू किया है, फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, परचेज टू AC, शायद आपको याद आ रहा हो, तकी ब्लैक लिस्ट हो गया है। ये सारा आपको करवा चुका हूँ सवाल, लेकिन कहीं और डलवा के करवाया हुआ है। तो ये सवाल भी मेरी नज़र में 90% हो चुका है, लेकिन एक फुल फ्लेज आप दोबारा कर लीजिएगा। एक ये सवाल कर लें, 20वां हो गया। 19वां नहीं हुआ हुआ, 19वां भी रहने दिए। हेलोविन शेलोविन टूथब्रश ये भी कर लिया हुआ है, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है। एक्सपोर्ट सेल एग्जाम और ये सारा क्लास में करवाया हुआ है, तो इसको फिर किसी दिन देख लेंगे। इसके बाद 18वां भी हो गया है। नहीं फिर पर बस चलें ऐसा करें, फिर यही कर लें, बस 20वां कर लें अभी फ़िलहाल। 20वां और 21, 22, 20वां और 26वां, 25वां हो गया हुआ है। 20वां 26वां तो क्लास में कराया था यार, ओहो सॉरी, मैंने यहाँ से चलना था। 28वां आपको दे दिया था होमवर्क में एक दिन। 27वां भी हो गया हुआ है। 26वां नहीं हुआ, 26वां करें। अब मैं फाइनली बता दूंगा एंड पे, एक बार दोबारा ज़रा, सॉरी मैं ज़रा नीचे से चला था। 26वां करने। एक मिनट में बताऊंगा, नहीं ज़्यादा नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। 26वां और 20वां, बस 2 सवाल कर लें, 20 और 26। फिर हमारे 2017 से पुराने सवाल रह जाएंगे, उनमें भी देख लेंगे क्या मसले हैं, और ऑलमोस्ट उनकी एडजस्टमेंट्स भी हो ही चुकी हैं। लो जी, जब मर्जी आए। अच्छा, कौन से 20 और 26? ये 7 वाले को ना मैसेज करके कल सुबह सुबह दोबारा याद करा दीजिएगा, क्योंकि तकरीबन 30-40% मजमा भूल जाता है। बेहतर है मत्थे पे लिख लें, जब भी शीशा देखें याद आ जाए। पेज नंबर 25। अच्छा जी, KPMG इज फेस्ड विद द फॉलोइंग सिचुएशन। पाकिस्तानी ऑडिट फर्म KPMG, ठीक है कोई मसला नहीं। ABC इज एन ऑडिट क्लाइंट, ABC की जगह मैं ज़रा कर रहा हूँ PTCL। PTCL इज एन ऑडिट क्लाइंट एंड हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म, ऑडिटर मुझे कोई काम कह रहा है, टू प्रिपेयर तेरी खैर करंट एंड डेफर्ड टैक्स वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। मुझे तो ये वाला काम लग रहा है, ये वाला टैक्स कैलकुलेशन फॉर पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग। आसान वाला काम नहीं कह रहा, कौन सा वाला काम कह रहे? मुश्किल वाला। और वो कहते हैं बाद में इनको ऑडिट भी कर देना, पहले तुम ही फिगर्स कैलकुलेट करो, बाद में ऑडिट भी कर देना। लेकिन कहता है खुशी की खबर मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो ABC कंपनी है ना, पब्लिक शब्लिक का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी 3-4 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई हुई है, प्राइवेट कंपनी है कोई। बताएं जी बताएं, क्या लिख के आएंगे? इट डिपेंड्स अपॉन मार्क्स, मार्क्स पे डिपेंड करता है क्या लिख के आएंगे। आप तो मुझे ये कहेंगे कि मैं लिख के आऊंगा ये, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप साथ ये भी लिख के आइएगा। एक जनरल रूल भी तो लिख के आइएगा। आप पहले लिख के आइएगा
preparing calculations of current and deferred tax for audit clients for accounting entries will create a self review threat. और अगर मार्क्स ज्यादा हुए तो लिखिएगा लेवल ऑफ थ्रेट विल बी जज्ड बाय दोज 4 फैक्टर्स एंड मटीरियलिटी। ये लिखने के बाद अगर मार्क्स ज्यादा हुए, क्योंकि ये मार्क्स तो दिए नहीं हुए 7 सवाल में, वैसे ही आईकैप की किताब में डाला हुआ सवाल, फिर ये असल बात होगी जो एग्जामिनर देखेगा कि आप कहिएगा इस केस के अंदर सेफ गार्ड्स अप्लाई करके अगर मैं सर्विस परफॉर्म कर दूं तो कोई मसला नहीं। तो ये सारा आप जो है वो लिख के आएंगे, क्योंकि एंटिटी हमारी कौन सी है बोले, नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट। देखें जी आईकैप का अपना दिया हुआ सोल्यूशन, ये लेवल ऑफ थ्रेट के बारे में उसने बातें लिख दी हैं, 2-3 बातें उसने मिस की हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपर्टाइज, मटीरियलिटी, 2 बातें उसको और डाल देनी चाहिए थी, और सेफ गार्ड्स उसने एज इट इज ऊपर से कॉपी पेस्ट करके लिखे हैं, एक कोई नया बीच में डाला है उसको छोड़ने पड़े। तो ये जवाब हो गया सिचुएशन 1 का। इसमें हमारी कंपनी कौन सी थी बोले, जिसमें पब्लिक और कंपनी केपीएमजी कहां से आ गई, कंपनी पीटीसीएल है, केपीएमजी फर्म है, हमारी कंपनी कौन सी थी, नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट। वही सिचुएशन 2 जरा देखें, ABC Limited is an audit client and it has requested your firm to prepare current and deferred tax, ओए मुश्किल वाला काम कह दिया है, for the purpose of accounting entries that will be reviewed by your firm later on. ABC is a public interest entity. ABC क्या है, अब आपने इस सूरत में, हाँ ऊपर वाला अगर आप लिखना चाहते हैं तो दोबारा लिख सकते हैं, वरना ऊपर वाला एक सिनेरियो में लिख दिया गया है तो उसमें आप रेफर कर सकते हैं कि एज रेफर्ड अबव इट इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट एंड लेवल ऑफ थ्रेट कैन बी जज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव। उसके बाद आप ये लिख के आए कि अगर मटेरियल है तो प्रिपेयर ना करें, और अगर इमटेरियल है तो सेफ गार्ड्स लगा दें। और सेफ गार्ड्स दोबारा आप लिख के आ सकते हैं, अगर पेपर में सवाल सिर्फ इसी का है तो फिर सेफ गार्ड्स आप लिख के आ जाएं, फिर ये तो नहीं लिखे हैं सेफ गार्ड दैट मेंशन इन पॉइंट बी, फिर सेफ गार्ड लिख के आ जाए। क्लियर? अच्छा आप बताएं जी, जितना मैं पढ़ रहा हूं, अ फर्म शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन फॉर करंट एंड डेफर्ड टैक्स फॉर एन ऑडिट फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज दैट आर मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतनी सी बात खत्म हो गई। यहां पर आप सोल्यूशन में एक और चीज ऐड करें, क्या इमटेरियल वाली बात भी इसे करनी चाहिए थी, जो इसने कंजूसी की और नहीं की वो हम जरूर करके आएंगे पेपर में। पेज 24 की आखिरी 2 लाइनें, पेज 24 की आखिरी 2 लाइनें, प्लस हम पेपर में लिख के आएंगे पेज 24 की आखिरी 2 लाइनें। अब्दुल्ला साहब किताब में भी आइंदा डाल दें, आईकैप ने नहीं लिखी हुई, पेज 24 की लास्ट 2 लाइन्स ये भी हम लिख के आएंगे। ओके, एक जी धमाका होने लगा है। कल जो हमने पढ़ा था उसके अगेंस्ट एक धमाका होने लगा है। कल हमने पढ़ा था कि अगर अमाउंट्स मटेरियल हैं तो आप टैक्स कैलकुलेशन करने से पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का इनकार कर दें। ये कल पढ़ा था हमने। इसमें ना एक उसने सिनेरियो डाला इमरजेंसी का, इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी हो जाए, ये मैं पेज 24 पे हूं ना, अगर इमरजेंसी हो जाए, जरा सुनते रहिएगा आप, 2-4 मिनट आपने सुनने। अगर इमरजेंसी हो जाए, व्हाट इज इमरजेंसी, व्हाट इज इमरजेंसी? अगर इमरजेंसी हो जाए तो नंबर 1 क्या इमरजेंसी होती है? इमरजेंसी ये है कि पीटीसीएल ने आपको आके कहा है यार आई एम अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी और मेरे जो करंट टैक्स की फिगर निकलनी है पेएबल, दैट इज अ वेरी मटेरियल फिगर, लेकिन मेरे पास दिन बहुत कम रह गए हैं, 30 सितंबर करीब है। मैं अगर इस वक्त किसी दूसरी फर्म को हायर करूं तो उनको काम समझाने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और जितना टाइम उसको काम समझाने में लगेगा उतनी देर में तुम लोगों को मेरी सारी ऑडिट के अंदर चीजें पता चल चुकी हैं, वो टाइम तुम लोगों का सेव हो जाएगा और तुम लोग मुझे जल्दी काम करके दे दोगे। और रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन की डेट 30 सितंबर इतनी करीब है कि अब हमारे पास सिर्फ इतने दिन ही बचे हैं कि मैं तुमसे टैक्स कैलकुलेट करवा लूं। एक ये चीज।
और दूसरी चीज, पीटीसीएल को लग रहा है कि अगर मैं किसी और फर्म को हायर करूं तो उसको जितने पैसे और जितना टाइम मैं लगवा दूंगी उससे बेहतर है इनसे ही जल्दी काम करवा लो। तो इमरजेंसी में ऐसा काम कर दें, इमरजेंसी में ऐसा काम कर दें, लेकिन आप सेफगार्ड्स कोई नए लगाएं। एक सेफगार्ड वही पुराना वाला किसी और से रिव्यू करवा लें, और दूसरा केपीएमजी लिख के दे के ये काम मैं सिर्फ इस दफा कर रही हूं, आइंदा नहीं करूंगी, सिर्फ इमरजेंसी में कर रही हूं। ये तो आदत ना बनाना अपनी कि हर दफा 22 सितंबर को मेरे पास पहुंचे हो 8 दिन रह गए हैं, पहले से टाइम पे चीजें मैनेज करना। और तीसरी चीज, पीटीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी वाजे जाके बता दे, भाईजान सॉरी, आइंदा ऐसी हरकत ना करना, तुम लोगों के कहने पे कर दिए मैंने, लेकिन आइंदा ये काम नहीं करूंगा। ये वाले सेफगार्ड्स लगाएं और ये वाले सेफगार्ड्स लगा के ये काम भी करते हैं। आज हमने बहुत बड़ा बम फाड़ा, क्या? कल हमने मना कर दिया था पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के केस में अगर अमाउंट्स मटेरियल आ रही हो तो ऐसी सूरत में आप टैक्स कैलकुलेशन ना पकड़ें। टैक्स कैलकुलेशन का काम आपने पकड़ लिया तो आप मारे जाएंगे। लेकिन आज अगर हमने कहा कि सिचुएशन क्या आ गई है, इमरजेंसी की एक दो बातें। नंबर 1, या तो पीटीसीएल को यह महसूस हो रहा है कि आपके अलावा और किसी को काम आता नहीं, और किसी को काम देंगे तो पीटीसीएल का नुकसान हो जाएगा और पीटीसीएल का इतना टाइम लग जाएगा कि वो 30 सितंबर तक रिटर्न जमा नहीं करा सकेगी। तो ऐसी सूरत में आप पीटीसीएल को कैलकुलेशन करके दे दें, लेकिन उसे कहीं ये मैं थोड़े अरसे के लिए करके दे रहा हूं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वाजे जाके बता दें ये आइंदा काम मैं नहीं करके दूंगा। अगर ये सेफगार्ड्स लगा दें तो ये काम भी करने में कोई हरज नहीं है। पहले मुझे पढ़ा लेने दें, फिर मैं नीचे दोनों चीजें लिख देता हूं आपको। तसल्ली से 1 से 2 मिनट दीजिएगा। वी आर वेरी अनलकी कि ये आप बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये किताब में नहीं दी हुई, किताब में नहीं दी हुई, आई के अपने अपने सोल्यूशन में डालनी है। पढ़ें जी। इन इमरजेंसी और अनयूजुअल सिचुएशन व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकल, जहां पॉसिबल नहीं है, फॉर पीटीसीएल, जहां पीटीसीएल के पॉसिबल नहीं है टू मेक अदर अरेंजमेंट्स। पीडब्ल्यूसी वाले भी इतनी जल्दी काम नहीं करके दे रहे, बीडीओ की फर्म है वो भी इतनी जल्दी काम करके नहीं दे रही, रियाज अहमद की फर्म है वो भी इतनी जल्दी काम करके नहीं दे रही। वेयर हमारे लिए इम्पॉसिबल है अदर अरेंजमेंट करना, वी मे प्रोवाइड अ टैक्स सर्विस, वी मे प्रोवाइड अ टैक्स सर्विस। क्लियर? घर के अंदर आपकी शादी आ गई है, आपने कहा बाहर से किसी औरत को बुलाते हैं काम करने के लिए, घर की सफाई करेगी, तो अम्मी ने कहा वो ऐसा करो पुरानी औरत मंगवा लो। तो आपने कहा वो जो पुराने घर में काम करती थी अम्मी उसने चोरी की थी। अम्मी ने कहा इस वक्त बात यहाँ पे पहुंची है कि बाहर से कोई और आएगा वो ज्यादा चोरी करके चला जाएगा, तो बेहतर है उसी औरत को बुला लो, उसी पे गुजारा चला लो, बाकी उसके ऊपर नजर रख लेंगे। इन इमरजेंसी सिचुएशन ये हो रहा है, इन इमरजेंसी, क्योंकि 2 दिन है आगे फिर शादी है। तो दिस मे बी द केस, ऐसा क्यों करना पड़ा है? दिस मे बी द केस व्हेन ओनली द पीटीसीएल हैज रिसोर्सेज एंड नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपका सॉरी केपीएमजी, देन केपीएमजी हैज द रिसोर्स एंड नॉलेज ऑफ पीटीसीएल बिजनेस। नॉलेज किसके पास है जी? केपीएमजी के पास, पीटीसीएल के बिजनेस का, टू असिस्ट क्लाइंट इन टाइमली प्रिपरेशन। अगली चीज, इमरजेंसी क्या होती है? स्टॉपिंग केपीएमजी, अगर केपीएमजी को रोक दिया फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विस विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फॉर पीटीसीएल। फिर पीटीसीएल के लिए बड़े बड़े मसले खड़े हो जाने। फॉर एग्जाम्पल, फेलियर टू मीट रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग कब तक करनी होती है? 30 सितंबर तक करनी होती है ना, तो फिर बेचारा 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न ही जमा नहीं करा सकेगा। तो बताएं व्हाट इज इमरजेंसी। नंबर 1, नॉलेज किसके पास है? सारा केपीएमजी के पास। और दूसरी बात, डिफिकल्टी बेचारी किसको आ जानी है? पीटीसीएल को। ये हो गया जी व्हाट इज इमरजेंसी। नॉलेज किसके पास है और डिफिकल्टी किसको आ जानी है? एक ही बात हो गई। अब आप सेफगार्ड लगाएं, सेफगार्ड लगाएं। सेफगार्ड 1, किसी और से काम रिव्यू करवा लें, वो तो कल वाला सेफगार्ड। दूसरा सेफगार्ड, जल्दी जल्दी बताएं, पढ़ें, उधर लफ्ज लिखा हुआ है, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए काम करें, आदत मत बनाएं। और तीसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पीटीसीएल के हैं उनको जाके बता देंगे मोहतरम हम ये काम करने लगे। आप लोग करते हैं ना ऐसा, जब कोई लाइन पढ़े तो उसकी ऐसे डायग्राम में बना के जरा जहन के लिए कर लेते हैं ना, आए करें जरा। ये तो आप लोग खुद ही कर रहे हैं सारा माशाल्लाह। सर ऐसे ऐसे हिला रहे हैं या ऐसे ऐसे हिला रहे हैं? अच्छा तू भी आया हुआ है? आप भूल गए मुझे।
तो अपनी जगह पे बैठा करना। किया होगा नहीं है। ओके चलें जी आगे। ये बबलू शबलू क्यों नहीं आ रहे आजकल भाई? क्या जो सोता है वो लूज करता है। तो इन इमरजेंसी सरकमस्टांस पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को अगर मटेरियल में है फिगर्स तो उसको टैक्स कैलकुलेट करके दे दें। फुल स्टॉप के बाद बोलें देखी जाएगी। अच्छा कितने लोगों ने कल अपने फ्यूचर के साथ खेला है? हाथ खड़ा करके बताएं जी। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। क्या इमरजेंसी इमरजेंसी लिख रहे थे अभी आप लोग? ओके नेक्स्ट। आगे जी सेफगार्ड्स बताएं बबलूस। दोज हु प्रोवाइड सर्विस आर नॉट मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम। दूसरा सेफगार्ड द सर्विसेज आर प्रोवाइड फॉर ओनली and are not expected to reoccur and the situation is discussed with those charged with governance. PTCL का board of directors। ओके जी आगे चलें। एग्जाम्पल टू जी बिल्कुल एक डिफरेंट एग्जाम्पल करते हैं जिसका कल वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चैप्टर आप मुझे बताएं किन किन लोगों पे लगता है? ये चैप्टर लगता है जी, ये सफा निकाल लें, कुछ नहीं बरकत के लिए निकाल लिया करें कभी। ये चैप्टर किस किस पे लगता है? लॉ बनाने वालों पे, उसमें कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है, बाबाजी वाले और शतोंगड़ों वाले। ये बड़ा अच्छा करते हैं आप हर चैप्टर में जो साथ साथ इस तरह की एक समरी बना लेते हैं ना सफ़े पे आके, दैट इज़ नाइस। अच्छा इसके बाद ये चैप्टर लगता है टैक्स पेयर्स पे, जो लोग टैक्स जमा कराने जा रहे हैं। गवर्नमेंट पे भी ये चैप्टर लगता है, टैक्स पेयर्स पे भी ये चैप्टर लगता है। क्लियर? अगर इंज़मामुल हक ने टैक्स कैलकुलेट करना है और फर्गूसन एक सीए फर्म है, उसने टैक्स कैलकुलेट करके देना है, तो अब सारी चीज़ें देखें तो शहबाज शरीफ वगैरह की गवर्नमेंट लॉ बना देगी। इंज़मामुल हक या तो यूटिलिटेरियन अप्रोच का होगा, या जो डिओंटोलॉजिस्ट होगा, या वर्चू एथिसिस्ट होगा। मुझे साथ ले जाइएगा पेपर में। यार बोला करें ना, कुछ बोला करें। और या वो टैक्स अवॉइड करने वाला होगा या इवेड करने वाला होगा टैक्स पेयर। इसके बाद एफबीआर वालों की पिलर्स भी अलग हैं और एफबीआर वालों की पावर्स अलग हैं और उनकी जिम्मेदारियां अलग हैं। तो ये एफबीआर वालों पे भी लगता है चैप्टर, जागते रहना भाइयों। और ये चैप्टर सीएस और लॉयर्स पे भी लगता है। मुझे ज़रा ये रिवाइज करके दे दें, सीएस और लॉयर्स के ऊपर किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? किसी को याद आ रहा हो? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर और कॉन्फिडेंशियलिटी। इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर ने। क्लियर? तो ये चैप्टर 4 लोगों पे लगता है, लॉ बनाने वालों पे भी, टैक्स पेयर्स के ऊपर भी, एफबीआर वालों के ऊपर भी और टैक्स प्रैक्टिशनर्स के ऊपर भी, सीए और लॉयर्स के ऊपर भी, जो टैक्स लोगों को कैलकुलेट करके देते हैं। अब हम ज़ियारत करेंगे जाके कायदे आज़म की मज़ार की। नहीं, ये टर्म टेस्ट 2 का पेज नंबर 4 मैंने आपके सामने खोला हुआ है।
ये आप तस्वीर खींच सकते हैं इसकी। ये जी पेज नंबर 5 है टर्म टेस्ट 2 का। ठीक है जी। अच्छा, शेख सलमान इज अ पार्टनर इन 2 AOPs। शेख सलमान 2 AOPs में पार्टनर है। आगे शेख सलमान और AOPs का डेटा दिया हुआ है। ये शेख सलमान का AOPs का। इसके बाद कोई सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है। इसके बाद कोई लॉसेस का न्यूमेरिकल है। तो अभी असल में गुंजाइश नहीं थी पेपर में थ्योरी डालने की, और कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि ज़रा थ्योरी अभी हमने रिवाइज नहीं की, तो अभी ज़रा पेपर सारे दे दें, इस वजह से ना थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा रखा है, ताकि आप एक लॉसेस का न्यूमेरिकल कर लें आराम से बैठ के आज, एक जो है वो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कर लें, और एक इनकम टैक्स का। आज है टर्म टेस्ट। तो भाईजान को ज़रा, तो सेल्स टैक्स और लॉसेस का तो हो जाएगा ना बिना तैयारी किए कुछ भी। और बिजनेस में का एक न्यूमेरिकल आज कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह आधा घंटा लगा के ना एक बिजनेस का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो यहाँ से उम्मीद है फिर तीनों चीज़ें आपकी जो है वो कवर अप हो जाएंगी और अच्छे नतीजे आएंगे। और इस दफ़ा पेपर जो है वो कुछ कल को 2-3 लोगों को मैंने अप्रोच किया, इस दफ़ा पेपर चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक कराए जाएंगे। तो जो आपको ये टर्म टेस्ट होगा ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टेस्ट करवाया जाएगा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये नीम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये सबका पेपर। तो ये इंशाल्लाह जो है ना अब आपने अच्छे तरीके से पेपर देने हैं, ताकि जो गलतियां हैं ना वो भी आपको पता चलें। और मॉक तो भी इन्हीं लोगों से चेक करवाए जाएंगे। अब ये टीए भाई अभी चेक नहीं करेंगे, ऑनलाइन वालों को भी बता रहा हूँ, फिजिकल वालों को बता रहा हूँ। तो ये वाला टर्म टेस्ट भी दिल से दे दें और अगला मॉक भी दिल से दे दीजिएगा। बॉल पॉइंट भी साथ लीजिएगा दिल के। अच्छा, निकाल लें जी चैप्टर 3। यार लॉसेज और उसका न्यूमेरिकल तो कर ही लेंगे ना सेल्स टैक्स का, आधे नंबर वहाँ से आ जाएंगे इंशाल्लाह आपके 50 में से। ये दे दीजिएगा यार, दे दीजिएगा टर्म टेस्ट। मंडे को है ना, इस दफ़ा नहीं, सॉरी। अच्छा जी, पेज नंबर 26। बिलाल अजहर कितने लोगों का इंशाल्लाह मूड बन गया देने का? लॉसेज और सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल तो दे ही देंगे। बिलाल अजहर ACA इज अ मैनेजर टैक्सेशन एट अ लार्ज टैक्स कंसल्टेंसी फर्म। बिलाल अजहर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ACA होता है छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट, FCA होता है बाबा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको अरसा हो गया हो। तो बिलाल अजहर ACA इज अ मैनेजर टैक्सेशन एट अ लार्ज टैक्स कंसल्टेंसी फर्म एंड। अच्छा, टैक्स फर्म है, तो ये टैक्स फर्म कौन होती है? टैक्स फर्म, टैक्स प्रैक्टिशनर। एक्सेलेंट, मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ एक्सेलेंट। टैक्स फर्म कौन होती है? टैक्स प्रैक्टिशनर, जो लोगों को क्या निकाल के देती है? टैक्स। तो बिलाल अजहर ACA इज अ मैनेजर एट टैक्स फर्म, ये एक टैक्स फर्म में मैनेजर है। एंड रिपोर्ट्स टू बदर अली हु इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। अच्छा, आप बता दें जी, बदर हो गया बड़ा, बल्कि बदर तो बिजनेस का ओनर है, बदर बिजनेस का ओनर है, और एक एम्प्लॉई है उसका बिलाल अजहर। होते बिलाल अजहर बड़े होकर अपनी फर्म बना ले, लेकिन फिलहाल वो एम्प्लॉई है उधर, मैनेजर है। डन हो गया। तो छोटे CA को एम्प्लॉई कह दिया हमने और बड़े CA को पार्टनर कह दिया। बिलाल अजहर छोटा CA इज प्रेजेंटली इंगेज्ड, अभी उसकी मंगनी हुई है, नहीं सॉरी, उसकी किस्मत में अभी रिटर्न्स बनाना है, इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स आसान काम, ऑफ डिजिटल सिस्टम, NIT कंपनी। ये PTCL टाइप कोई हो गया इदारा, या खा ले या छड़ दे, स्टेप्सल्स हैं, चल जल्दी कर, छड़ दे, फिर पानी ले लो उधर से, पी लो, जल्दी करो। अच्छा, बिलाल अजहर इज प्रेजेंटली एंगेज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। डिजिटल सिस्टम PTCL टाइप कोई क्लाइंट है। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ टैक्स वर्किंग्स पे जब नजर मारा था बिलाल, उसने पकड़ा कि हमारे क्लाइंट ने कुछ खर्चे किए हैं जिनका सबूत उसके पास मौजूद नहीं है। और हमने चैप्टर 16 के अंदर पढ़ा था कि ऐसा खर्चा जिसका सबूत ना हो वो भी डिडक्शन नॉट अलाउड है। ही ब्रिंग्स दिस मैटर टू द नॉलेज ऑफ बदर, वो अपने बॉस के पास गया, बॉस मैंने आपको बताना था कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनका सबूत नहीं है। बॉस ने कहा तेरी ऐसी की तैसी। हु हैज रिस्पॉन्डेड हिम दैट सिंस दिस इज नॉट एन ऑडिट, ये ऑडिट नहीं है। इसका मतलब है ये लोग ऑडिट नहीं कर रहे, तो ये वाला पेजेस ना लगाइएगा जो कल पढ़े हैं, उस टाइप का कोई सवाल नहीं है जो कल हम पढ़े हैं। ये लोग ऑडिट नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं। तो प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, ना, इट इज नॉट आवर ऑडिट क्लाइंट। तो जो कल पढ़े उसको फारग कर दें, कल वाले में से सवाल नहीं है। अच्छा, कहते क्योंकि हम ऑडिट नहीं कर रहे तो इसलिए ये हमारा काम ही नहीं है।
इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाईलाइट सच मैटर्स। हालांकि ये बात गलत है। अगर आप टैक्स भी कैलकुलेट करके दे रहे हो तो आप उसको बताओ कि FBR वाले जब आएंगे तो वो खर्चों के सबूत मांगेंगे, और सबूत जब आप नहीं देंगे तो ऐसी सूरत के अंदर आपको जो है वो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब सवाल मोहतरम पेपर में 3 आते हैं। बॉस के लिए 1 सवाल आएगा और एम्प्लॉय के लिए 2 सवाल आएंगे। बॉस के लिए सवाल आएगा कि वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। इधर देखें, वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। और एम्प्लॉय के लिए सवाल आएगा, असल में बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं ना, एम्प्लॉय के लिए सवाल आएगा कि उस बेचारे को क्या खतरा है अब, क्योंकि एम्प्लॉय को तो गलत काम करना पड़ेगा बॉस के कहने पे, और इस खतरे से बच्चे कैसे। ये अब कल वाली बातें नहीं है सारी, ये अब बिल्कुल नई बातें होंगी आपके लिए। तो सवाल ये है कि बॉस क्या गलत काम कर रहे और एम्प्लॉय क्या खतरा महसूस कर रहे, और एम्प्लॉय उस खतरे से बचे कैसे। अब ये दोनों चीजें मेरी नजर में आउट ऑफ सिलेबस हैं, और परसों आईकैप को मैंने ईमेल की थी, लेकिन आईकैप ने किसी तरह साबित करने की कोशिश की है कि ये दोनों चीजें भी विद इन सिलेबस हैं। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को भी आज हम पढ़ लेंगे। हालांकि ये किताब की स्टडी टेक्स्ट में कहीं नहीं दी हुई, सिर्फ एग्जांपल्स में आईकैप ने एक जगह लिखी हुई है। तो ये चीज़ें हमने क्लास में कभी पढ़ी नहीं। पहले जो पढ़ी हुई चीज़ें क्लास में उनको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। बॉस के ऊपर, बॉस कौन है? टैक्स प्रैक्टिशनर है, जी बिल्कुल। इसका काम है लोगों को रिटर्नें बना के देना, जी बिल्कुल। ये बॉस फर्म का ओनर है, जी बिल्कुल। बॉस के ऊपर बीइंग अ फर्म का पार्टनर या ओनर 5 जिम्मेदारियां हैं: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 चीजें हैं। इन 5 में से हम 3 लिख के आया करेंगे जब बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहेगा। अगर बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहेगा, हम 3 चीजें लिख के आएंगे। पहली चीज हम लिख के आएंगे इंटेग्रिटी, बॉस में अमानत नहीं है। दूसरी चीज हम लिख के आएंगे बॉस न्यूट्रल नहीं रह रहा, बॉस को फीस आने की पड़ी है, बस काम कर दो बाकी देखी जाएगी, न्यूट्रल नहीं रह रहा। और तीसरी चीज हम लिख के आया करेंगे प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर में हमने एक बात पढ़ी थी, आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। तो बॉस ऐसा काम करने लगे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आना है, लेकिन कंपिटेंस का मसला नहीं है बॉस की, ये कोई मसला नहीं। और ये भी मसला नहीं है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को डाटा लीक करने को कह रहा है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो 3 बातें हम लिख के आया करेंगे जब बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे। पहली बात क्या लिख के आएंगे? इंटेग्रिटी, जो पेज 23 पे हमने पढ़ी थी, इंटेग्रिटी नहीं है बॉस में। दूसरी बात लिख के आएंगे बॉस में न्यूट्रल नहीं रह रहा। और तीसरी बात लिख के आएंगे बॉस शुड फॉलो द लॉज। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, अगली यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉस शुड अवॉइड द हरकतें विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। ये सीए के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे इस तरह की हरकत करके। तो ये 3 चीजें हम लिख के आया करेंगे। ये तो हमने पढ़ी हुई थी। अब 2 चीजें ऐसी हैं जो हमने क्लास में पढ़ी नहीं हुई, लेकिन ये आपने मुझे अपनी अकल की बुनियाद पे बतानी है। बॉस ने एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह दिया, आप एम्प्लॉय हैं, आपको गलत काम करने को कह दिया, आप क्या खतरा महसूस कर रहे हैं? और आप अगर एम्प्लॉय होते, थोड़ी देर के लिए ज्यूम करें, तो आप इस खतरे से कैसे बचते? खतरा क्या आप फील कर रहे हैं ऐसी सूरत में? अगर बॉस की बात ना मानी, एक्सेलेंट, जॉब से निकाल देगा। इसका नाम आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटीमिडिएशन थ्रेट। अभी पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा, सब कुछ होगा, ठीक है। इस थ्रेट का क्या नाम है? बचने के तरीके एक एक करके मुझे बताना शुरू करें। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई हैं, आपके बॉस ने कह दिया गलत काम करो, आपका दिल नहीं मान रहा गलत काम करने को। मुझे एक एक करके, FAR 2 वाले हजरात जरा खामोश रहें, मुझे एक एक करके बचने के तरीके बताना शुरू करें। किसी और से गलत काम करवा लो, गलत बात कर दी इन्होंने। और कोई? एक्सेलेंट, कौन बोला है? हायर अथॉरिटीज को बता दो, हायर अथॉरिटीज को बता दो, वेल डन, ठीक है। इस पार्टनर से कोई बड़ा पार्टनर है, उसको शिकायत लगा दो। और मशवरा, नौकरी छोड़ दो, वेल डन। ये सबसे आखिरी सिनेरियो था, लेकिन इन्होंने पहले बता दिया, इन्होंने गाली मुकाओ, नौकरी छोड़ दो। ये भी है एक सेफ गार्ड। और कोई तरीका बताएं? और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बता दो, FB या किसी बड़े को शिकायत लगा दो। एडवाइस किसको दे दी जाए? एक्सेलेंट, बॉस को एडवाइस दे दी जाए। बॉस को ना प्यार मोहब्बत से,
उसके लिए एक आप जो है वो परफ्यूम तोहफे में ले जाएं बॉस के लिए, परफ्यूम तोहफे में ले जाएं। कुछ तो सिगरेट की डब्बी ले जाते हैं बॉस के लिए, तो परफ्यूम तोहफे में ले जाएं। यार बॉस तू भी सी है मैं भी सी है, ये और बात है कि तूने ज़रा जल्दी कर लिया था मैंने बाद में किया, लेकिन कुछ इस तरीके से लेकिन सर रहने दें सर, छोड़ें सर, थोड़ा ठंडा हाथ रखें सर, मुझे मेरे से ये काम मैं नहीं सॉरी। तो और मेरा मशवरा है आप भी इस चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। तो ये 2-3 खतरे से बचने के तरीके, तो दीज आर कॉल्ड सेफ गार्ड्स। तो कोई भी बंदा आपके पास कभी ज़िंदगी में कोई मशवरा लेने के लिए आए कि मैं किसी नौकरी में फंसा हुआ हूँ, तो उसको फ़ौरन ये ना कह दीजिएगा नौकरी छोड़ दे, तो उसको 2-3-4 तरीके पहले हल पेश कीजिएगा उसके बाद। वरना आजकल जो मियाँ बीवी हैं उनको वो आखिरी वाला तरीका ही पता होता है कि थोड़ी सी लड़ाई हो जाए ना तो पता नहीं एक लफ्ज़ याद किया हुआ है, वो जो है बोले हुए नहीं करें आप लोग, जो चीज़ ये लफ्ज़ बोलते हैं फिर मुंह से भी कभी ज़िंदगी में निकल जाता है। अच्छा जी, पेज नंबर 26 पे इसका सोल्यूशन। सवाल की रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट, ब्रीफली डिस्कस हाउ बॉस may be in breach of fundamental principles of ICAP code of ethics। बॉस कैसे ICAP code of ethics के फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। इनका नाम आपको पता है 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स था, इंटेग्रिटी वगैरह। दूसरा सवाल और पूछे, दूसरा सवाल, थ्रेट्स दैट बिलाल में फेस, ये एम्प्लॉय के लिए सवाल हो गया। और तीसरा और आखिरी सवाल, या जमाई ले लो या बोल लो, एंड हाउ ही शुड हु ही बिलाल, और बिलाल कैसे बचे। तो 3 सवाल हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। हाँ पहले 3 चैप्टर्स में से 10 नंबर का आना है, और बल्कि पास प्रैक्टिस से 8 से 9 नंबर का आ रहा है सिर्फ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर मार्क्स देने के एतबार से। और उससे सेल्स टैक्स तैयार हो जाए तो मजे ही मजे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ब्रीच्ड, बॉस ने कौन कौन से प्रिंसिपल तोड़े हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल बिहेवियर, द प्रैक्टिशनर शुड फॉलो द लॉ एंड शुड अवॉइड हरकत विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। ये वही अंग्रेजी जो हमने लिखी हुई है। अब थोड़ा सा सिनेरियो से लिंक कर दें। बदर हैज ब्रीच्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल एज हिज प्रोपोज्ड मशवरा इन इग्नोरिंग द एडजस्टमेंट्स वुड अफेक्ट द गुड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन। ये थोड़ा सा सिनेरियो से लिंक हो गया। दूसरा, बॉस ने ब्लंडर क्या मारा है, इंटेग्रिटी, द प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ये वहां से अंग्रेजी उठा लिया आपने। नेक्स्ट, बदर हैज ब्रीच्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी एज ही हैज नोइंगली इग्नोर्ड द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, जानते बूझते हुए उसने 2 नंबरी की है। और तीसरा भी डाल लें, ऑब्जेक्टिविटी, ये सोल्यूशन में इसको डालना चाहिए था, शायद डालना आई के भूल गया। ऑब्जेक्टिविटी 1 2 3। अच्छा जी, ये तो हो गए बॉस जो ब्लंडर मार रहा है। अब अगला सवाल है मेरा आपसे, एम्प्लॉय को क्या खतरा है। कल 2 थ्रेट पढ़े थे, सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी। आज एक नया थ्रेट, इसका नाम, अब ये चीज मैं कह रहा हूं आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज किताब में कहीं नहीं लिखी हुई, इंटिमिडिएशन थ्रेट, लेकिन वो आप लोगों ने खुद ही मुझे बता दिया है। कई दफा ना बंदा अगले के खौफ में या इज्जत में काम कर जाता है। सर आसिफ आपको कहीं, यार वो जो मोटरसाइकिल में जा रहे हैं ना उसको जरा पकड़ के लाओ। अब आपने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना सर आसिफ से पूछा कि चक्कर क्या हुआ है, ना मोटरसाइकिल वाले से पूछा, उसको पकड़ के खींच के सर आसिफ के कमरे में ले आए। अब सर मेहर से अंदर आगे कहा, भाईजान यार तू पूछ तो लेता कौन सही है कौन गलत है, तो नहीं सर आसिफ ने कह दिया था। ये तो कोई बात नहीं ना फिर, तो इसलिए ये बात गलत है कि बॉस ने कह दिया तो करना ही करना है। तो गलत काम अगर करने को कह रहे तो भाई फिर तो हम नहीं करेंगे। तो बिलाल में फेस इंटिमिडेशन का मतलब लिखें खौफ, इंटिमिडेशन थ्रेट फ्रॉम बदर एज रिफ्यूजल टू ओबे द इंस्ट्रक्शन में रिस्क हिज जॉब। सेफगार्ड्स बता दें, बिलाल कैसे बचे। डिस्कस द मैटर विद बदर के पास चले जाए और थोड़ा सा क्लाइंट को भी जाके कह दे कि भाईजान ये जरा कर लो जो करना है, और बदर के पास जाके उसे एहसास दिलाए कि तेरे पे भी लगते हैं कोड ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट, कंसिडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटी लाइक अ सीनियर पार्टनर, बदर के सीनियर पार्टनर के पास चले जाएं, हो सकता है उसी फॉर्म में कोई बड़ा पार्टनर भी हो, बदर का बाप भी कोई हो। और एक काम तो जरूर करें, आप इनकार कर दें मैं ये काम नहीं कर सकता, आप खुद इनकार कर दें, सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता। अगला काम, अपने लॉयर को फोन करें, लॉयर ये फटाफटा हो गया, बॉस के खिलाफ मैंने केस करना है, तू तैयार है। लॉयर ने फोन बंद कर दिया। अच्छा, सीक लीगल एडवाइस,
और आखिरी चीज जिसको आप लोग सबसे पहले मुंह पे तैयार रखे बैठे होते हैं, क्लास में कोई फटा हल्का फुल्का मैं जा रहा हूँ क्लास छोड़ के, वो जो चीज आपको मसला नहीं हल करना, कोई भी कहीं भी मसला पड़ जाए ना, वो बस में फटा पड़ जाए मैं उतर रहा हूँ बस से, ये आप लोगों ने पहला हल ढूंढा होता है जो दुनिया में आखिरी हल होता है। इन केस थ्रेट कुड नॉट बी रिड्यूस्ड कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम द कंसिडर रिजाइन फ्रॉम जॉब नहीं लिखा हुआ कि छाटी दो। अब आप सोचें कि मैं क्या करूं। अच्छा वो भाई दूसरे को कह रहा है कि अभी सीए तो हो रहा है, सीए के बाद असल मसले तो शुरू होने हैं यार। अच्छा चैप्टर 18 निकालें। इस तरह की अगर बात हो ना सबके सामने ना किया करो, सारे होने लग जाते हैं। महफिल के आदाब की क्लास अलग होनी चाहिए। क्वेश्चन 18 मार्च में आइएगा फिर पेपर देके। क्वेश्चन 18 कमर पे हाथ रख लें, कमर पे हाथ रख लें। कमर इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ बिजली की मोटरें। ये पेज ये नहीं मिलेगा, पेज 382 कभी भी नहीं मिलेगा बुक में। His accountant has prepared the following tax computation। ओ तेरी खैर, उसने कल सेल्स टैक्स की कंप्यूटेशन करके दे दी थी, आज के सवाल में उसने इनकम टैक्स कंप्यूट करके दे दिया, टैक्स लाइबिलिटी भी गवर्नमेंट की निकाल के दे दी, उसने खुद ही सवाल सॉल्व करके दे दिया। सवाल की रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द रिवाइज टैक्सेबल इनकम ऑफ कमर। रिवाइज टैक्सेबल इनकम सही वाली आप निकाल के दें हमें। और एक और सवाल की रिक्वायरमेंट है, ब्रीफली कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ अबव आइटम्स। ऊपर वाले आइटम्स जो खर्चे नजर आ रहे हैं उन पे कमेंट भी देने आपने। अब ये अंग्रेजी भी लिखनी पड़ेगी। और डब्बे के नीचे कमर इज नॉट सेटिस्फाइड, कमर मुतमईन नहीं है विद द रिटर्न प्रिपेयर्ड बाय हिज अकाउंटेंट एंड हैज रिक्वेस्टेड यू। और आपका लेवल देख के उसने आपसे रिक्वेस्ट की है कि इसको जरा नजर मारो कि मेरे अकाउंटेंट ने क्या क्या बोंगियां मारी हैं। ब्रश पेंट एक दिन हमने क्लास में किए थे, अल्लाह करे हमें मिल जाएं। ये कितना कुछ खोला होता है टीचर ने घर में, 2-4 घंटे तो ऐसे लग जाते हैं घर में, पता ही नहीं चलता। तो अब आप अच्छा अब आप वो पेंट ब्रश ढूंढे उन्हें कहाँ किया था। ये प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन, येलो छींटे पड़ गई। सबसे पहले माइनस करें पुराना लॉस, कौन सा, बिफोर डेप्रिसिएशन। इसके बाद माइनस करें पुरानी, इसके बाद माइनस करें हमारी डेप्रिसिएशन। तरतीब बताएं जी। सबसे पहले ऊपर क्या रखें, प्रॉफिट, कौन सा वाला, हमारे साल का। फिर माइनस करें पुराना लॉस, फिर माइनस करें पुरानी, फिर माइनस करें हमारी डेप्रिसिएशन। ये तरतीब है जी लॉसेस के न्यूमेरिकल की। क्योंकि ये वाला 6 साल में क्या हो जाता है, डेड, और ये कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है इन्फिनिटी तक। डन। ओके आगे पढ़ना शुरू करें जी, सवाल पढ़ते हैं। कमर इज इंगेज इन द, अच्छा कमर इंगेज हो गया, आगे चलो। सेल ऑफ मोटर्स कितनी है जी, 45,000। अच्छा एक चीज मुझे बताएं कि एक मैंने आपको न्यूमेरिकली कराई थी जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराया था कि सेल है 100 रुपया, खर्चे हैं 30 रुपये, प्रॉफिट है 70। खर्चों में फ़ाइन पड़ा हुआ है 2 रुपये का। तो मैंने आपको कहा था कि अगर सेल से चल रहे हैं तो टोटल खर्चे पकड़े 30 रुपये के, और नॉट अलाउड तो क्या आ जाएंगे, अलाउड। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मैंने बताया था सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। बोले अपने मुंह से, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। डन। अच्छा प्रॉफिट से चलते हुए क्या करते हैं, नॉट अलाउड ऐड कर देते हैं, और सेल से चलते हुए क्या करते हैं, बोले अलाउड खर्चे माइनस कर देते हैं। तो मैंने ये कहा था कि सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। अलाउड निकालने का तरीका, टोटल माइनस
नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। ओके, आ जाए जी सवाल की तरफ। अब मोहतरम इस तरह के कई सवाल हैं, 2 दिन से हम पहले भी मज़े के सवाल कर रहे हैं जो आपने देखे नहीं थे किस किस्म के। अब ये सवालों का सिलसिला शुरू हो गया और पूरा हफ्ता बड़ा क्रिटिकल है इस एतबार से, जो सवाल हमने करने हैं। सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह उसने भी नहीं डाली, ठीक है, इस साल की डेप्रिसिएशन अभी तक इसमें नहीं डाली इसने। ये इनकम आ गई बिफोर डेप्रिसिएशन, यस ये ऐसी इनकम जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई हुई ऊपर, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसने डाली नहीं इसमें खर्चों में। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, टैक्स डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन जो कि हमने सबसे एंड पे माइनस करनी थी, इस शहजादे ने सबसे पहले माइनस कर दी, हालांकि ये तो इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होनी थी। आप बता दें प्रायोरिटी में इसका नंबर क्या है, तीसरा, सबसे लास्ट पे माइनस करनी थी, लेकिन हमारे शहजादे ने सबसे पहले पुरानी नहीं, पुरानी दूर की बात, हमारी डेप्ट से सबसे पहले माइनस कर दी। वैसे इसको नंबर कौन सा हमें प्रायोरिटी में देना चाहिए, तीसरा, हम इंशाल्लाह इसको तीसरा नंबर देंगे। अभी मैं वैसे लिख रहा हूं कि इसको हम सबसे एंड पे माइनस करेंगे। हो तेरी खैर, फिर पुराना लॉस माइनस किया। हमारा साल कौन से, 2004, और इसने क्या माइनस कर दिया, पुराना लॉस 2003 का। मेरे ख्याल से पुराना लॉस जो 2003 का ना, वो सबसे, ये 2004 का फर्ज करें प्रॉफिट है, तो इसमें से सबसे पहले 2003 का क्या माइनस होना चाहिए, लॉस। आप बताएं यहां क्या लिखूं, ये सबसे पहले माइनस होना चाहिए था। अच्छा मुझे ये बताएं, पुराना लॉस 4000 है या पुराना लॉस 3000 है, 4000 है। असल में ना उसने पता क्या किया, उसने ऊपर 3 पड़ा हुआ था ना, तो इसलिए माइनस भी 3 ही कर दिया। हम तो इस तरह नहीं करते थे, हम अगर ऊपर 3 पड़ा होता था ना तो लिख देते थे 4, 1000 को कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे। तो उसने पता नहीं थोड़ी चक्कर लगाई, उसने कहा ऊपर 3 पड़ा तो माइनस भी 3 ही कर दूं, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन दिस फिगर इज नॉट टू बी यूज्ड। व्हाट इज द रियल लॉस पुराना, आप बता दें जो 2 उसने मसले किए। नंबर 1, उसने पहले ये वाली फिगर माइनस की 75 टाइप कोई चीज, बाद में उसने 20 टाइप चीज को माइनस की। पुरानी डेप्सिएशन के बारे में अभी तक उसने हमें कुछ नहीं बताया। आगे चलें, ये 2 मसले आपने पकड़ लिए कि कमर क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन। इस 33,000 में ये वाले सारे खर्चे पड़े हैं, डन। इस 33,000 में ये वाले सारे खर्चे, लेकिन इनका टोटल 33,000 इसलिए नहीं है कि 33,000 में और भी खर्चे पड़े होंगे इनके अलावा भी कोई। अब वो सेक्शन 21 आपको आता है, बताना शुरू कर दें कौन से खर्चे अलाउड है और नॉट अलाउड। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रेवल एंड होटल एक्सपेंसेस ऑफ कमर का विजिट टू मलेशिया फॉर अटेंडिंग अ कजन मैरिज। कजन मैरिज नहीं, किस लिए गया है, बिजनेस का मेला देखने के लिए, फिर तो इसको लिखें अलाउड। अच्छा अब ऐसा करें, रजिस्टर का दूसरा सफा खोलें और दूसरा सफा खोल के ब्रीफ कमेंट्स देना शुरू कर दें, वो मैं लिखवाने लगा हूं आपको आज। रजिस्टर का दूसरा सफा खोलें और ब्रीफ कमेंट्स देना शुरू कर दें। पहला कमेंट दें जी, प्लीज 31 तक जम के आते रहिएगा। मेन चीजें आप शुरू हुई हैं, अब सारी चीजों को लिंक करके हमने न्यूमेरिकल्स करने शुरू करने हैं। ब्रीफ कमेंट देना शुरू करें। नंबर 1 अगले सफे पे, अलाउड खर्चे के लिए क्या लिख के आएंगे, अलाउड खर्चे के लिए सुन लें क्या लिख के आएंगे। आज मैं एक चीज बता दूं आपको, अलाउड खर्चे के लिए लिखाइएगा द खर्च, मैं भी लिखवाता हूं, द खर्चा इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस देयरफॉर इट इज अलाउड। सेक्शन 21 ने लिख के आना, उसमें तो नॉट अलाउड की लिस्ट है। मेरे ख्याल से ये जो मैंने फिक्रा बोला ना सेक्शन 20 में लिखा हुआ था द अलाउड खर्चे, तो इसलिए फिक्रा लिखें इसके लिए। द ट्रेवलिंग एक्सपेंस इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस देयरफॉर it is allowed as an expense. Traveling expense is wholly and exclusively for business, therefore it is allowed as an expense. Next, आगे चलें जी। यार बिजली का बिल कमर के घर का है, नॉट अलाउड है। चलें लिखें, सेक्शन 21 के अंदर एक,
हाँ जी, पिछली लाइन पूरी नहीं हुई थी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर बिजनेस देयरफॉर इट इज अलाउड। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखें, सेक्शन 21 में लफ्ज़ लिखा होता पर्सनल एक्सपेंडिचर का, तो लिखें इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेजिडेंस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब अगला लिखो ना, पिछला छोड़ो। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेजिडेंस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, सो इट इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, भैया जुर्माना पे किया किसी डिस्ट्रीब्यूटर को क्योंकि उसने सामान लेट सप्लाई किया था। यार मैंने देख लिया, बैठे रहो, मुझे एंड पे याद कराना, या आ जाना 45 पे। जुर्माना पे किया डिस्ट्रीब्यूटर को फॉर डिलेड सप्लाईज। डिलेड सप्लाईज के लिए जुर्माना पे किया डिस्ट्रीब्यूटर को, क्या करें जी? अलाउड कर दें इसको, क्योंकि ये गवर्नमेंट को पे नहीं किया। तो लिखें दिस फाइन इज नॉट पेड फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ और रूल। दिस फाइन इज नॉट पेड फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ और रूल। यही लाइन लिखी हुई है ना सेक्शन 21 में, देयरफॉर इट इज अलाउड। देयरफॉर इट इज अलाउड, ये अलाउड है। ये गवर्नमेंट को पे किया या डिस्ट्रीब्यूटर को? आगे चलें। डोनेशन आपने दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, लिखें इट इज नॉट अ डिडक्शन, रादर it is not a deduction of business, rather a tax credit will be allowed. It is not a deduction of business, rather a tax credit will be allowed. आगे सैलरी पे की है, छोड़े ना यार, आप खुद भी कुछ कर लीजिएगा, चलें आगे। सैलरी पे की है, समझने पे फोकस करें ज़्यादा। सैलरी पे की है बारी को, जो कि कमर का भाई है, उसकी सैलरी पर टैक्स कटा था, तो लिखें एज द टैक्स इज डिडक्टेड ऑन सैलरी सो इट इज अलाउड। कैश में, चेक में नहीं लिखा हो तो चेक में ही होगी, उसने क्यों कैश में करनी है। तो एज अ सैलरी इज पेड इन, एज अ सैलरी इज पेड ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स सो इट इज अलाउड। इसलिए ये माइनस करने की इजाजत है। और बस सोल्यूशन से देख लीजिएगा यार, आगे चलें, बात ही समझें इस वक्त। फाइन इज पेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को फाइन पे किया है क्योंकि हुकूमत का बनाया हुआ कोई कानून तोड़ा है। लिखें इट इज अ फाइन पेड फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, रूल और रेगुलेशन। इट इज अ फाइन पेड फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, रूल और रेगुलेशन, दैट्स वाई नॉट अलाउड। इसलिए माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओए इधर पड़ी हुई है, अल्लाह शीद यार गिर ब्रॉडफोर्ड एप्सन इधर पड़ी हुई है, देखें ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले साल की डेप्रिसिएशन इधर पड़ी हुई है। वो जो हम परेशान हो रहे, चीते को देखें, ये 500 इस 33,000 में डाल के सबसे पहले माइनस किया हुआ इसने, यानी सबसे पहले उसने 33,000 में चुप करके एकदम नमक छिड़क दिया, पता ही नहीं चला किसी को सालन में, उसने चुप करके जो है वो 33,000 में 500 डाल दिया। ये पुराने साल की डेप्रिसिएशन है। क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होनी चाहिए या कहीं और माइनस होगी? कहीं और माइनस होगी, जैसे टैक्स क्रेडिट कहीं और माइनस होना था। तो ये तो इसकी जगह नहीं है। अनएब्जॉर्ब्ड इसलिए कि पिछले साल प्रॉफिट्स इतने नहीं होंगे कि ये अब्जॉर्ब हो चुकी हो। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब है 2003। ये 2003 की ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है। कितनी जी? 500। लिखें द डेप्रिसिएशन डिडक्शन शेल बी एडजस्टेड एट लास्ट। इसको एंड पे माइनस करेंगे। मैं तो लॉ की प्रोविजन लिखवा रहा हूं यार आपको, ऐसे ना मुझे देखा करें, मैं आपको लॉ की प्रोविजन लिखवा रहा हूं। ये लॉसेस के चैप्टर में ना पेज 288 पे हमने पढ़ा था, द डेप्रिसिएशन डिडक्शन शेल बी एडजस्टेड एट लास्ट। मैं तो वो लिखवा रहा हूँ, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैं क्या करवा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन को क्यों एंड पे माइनस करेंगे? सबर है, सबर। जो भी डेप्रिसिएशन है, चाहे ब्रॉड फॉरवर्ड है चाहे हमारे साल की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी डेप्रिसिएशन को क्यों एंड पे माइनस करना है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड पे ही माइनस करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कब तक कैरी फॉरवर्ड होगी?
इन्फिनिटी तक। अच्छा जी, वापस आ जाइए जिथे दी। ओके चलें ये स्टार्ट करें। सेल से शुरू करूं प्रॉफिट से? सेल से कर देते हैं। उसने सवाल वाले ने भी सेल से शुरू किया हुआ है, तो हम भी सेल से शुरू कर देते हैं। वो जनवरी में होता है इसको। वर्किंग वन। अब पहले सफ़े पे आ जाएं। पहले सफ़े पे 6 लाइनें छोड़ दें फेस के लिए और 7वीं लाइन से वर्किंग वन करना शुरू करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेल 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 45,000। अब आपके बड़े इंपॉर्टेंट दिन शुरू हो गए हैं। 31 जनवरी तक जम के आने, जम के फ्रीज होके 45,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड खर्चे। कॉस्ट ऑफ सेल एंड खर्चे टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। टोटल खर्चे बताएं जी। टोटल 33,000। तसल्ली से सुनते रहिए। उधर रखो कैमरा। तसल्ली से सुनते रहिए कि जो मैं कह रहा हूं। इधर ले आओ। 33,000 में बिजनेस का 100 रुपये ट्रैवलिंग का खर्चा पड़ा है। पड़ा रहने दें। बोले बोले सोचे। पड़ा रहने दें। ठीक है, फिर मैं चल नहीं रहा, आगे आए। 33,000 में घर का बिजली का बिल पड़ा है। ये जाली खर्चा है जेन्युइन? पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है ना, तो इसको निकाल दें। और ये नॉट अलाउड है ना, अभी तो मैंने कहा नॉट अलाउड को निकाल देना आपने। तो अलाउड टोटल खर्चों में से नॉट अलाउड निकाल दें ताकि अलाउड इधर आ जाए। कितने? 150। आगे 33,000 में फाइन डिस्ट्रीब्यूटर को जो दिया है वो पड़ा है। पड़ा रहने दें क्योंकि ये जेन्युइन खर्चा है। पड़ा रहने दें। 33,000 में डोनेशन पड़ी है। क्या ये बिजनेस का खर्चा है? पड़ा रहने दें या निकाल दें? पड़ा है, पड़ा है क्या करें? क्योंकि जाली खर्चा है। निकालें। 33,000 में भाई की तनख्वाह पड़ी है जिस पे टैक्स कटा है। पड़ी रहने दें या निकाल दें? पड़ी है तो पड़ी रहने दें। मैं चलूं? चलने पे भी पाबंदी लगा दें। आगे चलें। 33,000 में हुकूमत को दिया गया फाइन पड़ा है। क्या ये जाली खर्चा है? पड़ा रहने दें या निकाल दें? निकाल दें। सो तो नहीं रहे साथ साथ, निकाल दें। कितना? 200। 33,000 में डेप्रीसिएशन पड़ी है छुप के। क्या इसको यहां रिकॉर्ड करना है या कहीं और? पड़ी रहने दें या निकाल दें? निकाल दें। निकालें। अब बता दें जेन्युइन कॉस्ट ऑफ सेल। 31 तेरा 150 या मेरा 150? तेरा 150। चले हम भी 13 मेरा होगा।
कितने खूबसूरत दिन शुरू हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट, यहां पर खड़े होकर मैं आपको तंग करने लगा हूं, यहीं पे खड़े खड़े तंग करूंगा, मुझे आप तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रॉफिट से चल के ट्राई करने लगा हूं। ओ ये तो दूसरी क्लास में चला था, 13,150 पे ही पहुंचा, सॉरी। मैं कोशिश करता हूं प्रॉफिट से चलकर, मेरा प्रॉफिट, तेरा प्रॉफिट 12,000। मैं प्रॉफिट से चल के ट्राई करने लगा हूं रफ वर्किंग में, क्योंकि मेन वर्किंग में तो मैं कहां से चला हूं, से। मैं प्रॉफिट से चल के देखने लगा हूं कि मैं वहीं पहुंचता हूं या कहीं और पहुंच जाता हूं। प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड फाइन टाइप चीजें ऐड कर दें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 100 रुपया माइनस हो चुका है, इसके बिजनेस का जेन्युइन खर्चा उल्टाने की जरूरत ना है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 150 रुपया माइनस हो चुका है, घर का खर्चा उल्टा दें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 200 रुपया माइनस हो चुका है, इसके भाई की तनख्वाह, यही है ना, अच्छा डैमेजेस है ना, बोले प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 200 रुपये डैमेजेस माइनस हो चुके हैं, ये बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है, माइनस हो चुका है तो हुआ रहने दें। प्रॉफिट से चलते हुए, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 300 रुपये भाई की ये 300 क्या है, डोनेशन माइनस हो चुकी है, क्या कर दें। आपको याद है बिजनेस के न्यूमेरिकल्स में फाइन, डोनेशंस, एड बैक होती थी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कमर के भाई की तनख्वाह माइनस हो गई है 720, अच्छा किया हो गई माइनस, अब याद आना शुरू है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए फाइन माइनस हो चुका है, नहीं होना चाहिए था। डेप्रीसिएशन भी यहां माइनस नहीं होनी चाहिए थी, उल्टा दें। नॉट अलाउड को ऐड किए मैंने, कोई नया काम नहीं किया। सुभान अल्लाह, ऐड किया मैंने नॉट अलाउड को। इसी को बाबा जी रशीद ने कहा जाता, आज जाके खोती बोर्ड सल्ले। चलें छोटा सा बुक पे नोट कर लें, कहीं लेफ्ट साइड पे जगह खाली है, ऊपर लिखें प्रॉफिट से चला हूं। लेफ्ट साइड पे पूरा सफा खाली है, प्रॉफिट से चला हूं। तो भी कहां पहुंचा हूं, 13,150 पर। प्रॉफिट से चला हूं तो भी वहीं पहुंचा हूं। यस, यूर राइट। आज आके डंकी शी इज बैक टू हर पेविलियन। बस 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 चुप। अच्छा जी, अच्छे अच्छे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दीवार पार, ओके ओके, 2 हाथ हिला रहे हो आप। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें पेंट ब्रश से कि अब क्या क्या चीज़ें किस तरतीब से माइनस कर दें। पहले क्या माइनस कर दूं, ये तो प्रॉफिट आ गया ना, ये प्रॉफिट आ गया करंट ईयर का, और ये अल्लाह का शुक्र है बिफोर डेप्रिसिएशन है, अभी तक मैंने कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की, तो ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 2004 का। अब कोई जरा मुझे 3 लाइनें लिखवा दे, क्या माइनस करूं, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन किस साल का, इसको सबसे पहले माइनस करूं, फिर एक लाइन छोड़ के ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन 2000, इसको दूसरे नंबर पे माइनस करूं और फिर माइनस करूं करंट ईयर डेप्रिसिएशन 2004 की।
इसको तीसरे नंबर पे मैं बिल्कुल एंड पे माइनस करूंगा। क्लियर? अच्छा, अब हम देखना शुरू करते हैं चीजें। ओके, इसको कहां माइनस करना है? नंबर 2 पे। क्लियर? आप बता दें जी, सबसे पहले ढूंढें। मैं भी नोट करने दूंगा यार, इधर देखो, मैं भी नोट करने दूंगा। मुझे बताएं सबसे पहले क्या माइनस करूं? बोलें पुराना लॉस, बोलें बिस्मिल्लाह पढ़ के, पुराना लॉस। बोलें फिर पुरानी डेप्रिसिएशन, बोलें फिर हमारी डेप्रिसिएशन। चलें शुरू हो जाएं, बोलें जी, पुराना लॉस, पुरानी डेप्रिसिएशन, हमारी डेप्रिसिएशन। चल रशीद, चलिए, पुराना लॉस, बस पुराना फिगर भी तो बतानी है ना। पुराना लॉस, लौर 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 लौर, कसूर 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 कसूर, मियाँ वाली चीचू की मलियां। बादशाह सलामत, पुरानी डेप्रिसिएशन हाजिर की जाए आपके लिए जी, बुलाया जाए पुरानी डेप्रिसिएशन। बादशाह सलामत जो बिल्ली की तरह नीचे छुपी हुई है, निकाल के ले आओ इसको। आइंदा तुम कॉस्ट ऑफ सेल में नजर आई, तुम्हें मार दी। वो कहेगी नहीं, इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होंगी मैं फिर भी। जी वाले 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 86। बादशाह सलामत, अब आपके साल की डेप्रिसिएशन लाई जाए। हाँ वजीर, हमारी डेप्रिसिएशन, लॉर 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 लॉर। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, इसका तो क्या बात है सर, होता नहीं। चलें एनओटी करें। चलें जी, पुराना लॉस, पुरानी डेप्रिसिएशन। यार लगे रहा करें घर में ना, पढ़ते रहा करें अपनी धुन में ना। पुरानी डेप्रिसिएशन, हमारी डेप्रिसिएशन, कमर इज नॉट सेटिस्फाइड, कमर इज नॉट सेटिस्फाइड। चल नोट कर मुंडिया। अच्छा जी, अच्छा सीढ़ी से जाते हैं ना नीचे जरा ट्राई कीजिएगा, पीआरसी कैंपस के बाद ना खड़े होके मोटरसाइकिल में, पुराना कौन करेगा ट्राई जरा, फिर मुझे ताना भी है पीआरसी के बच्चे क्या कहते हैं। ओके अच्छा जी, कैरी फॉरवर्ड कर लें डेप्रिसिएशन न्यूमेरिकल के फेस पे 350। अच्छा जी, आप बताएं न्यूमेरिकल का फेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस 0। अच्छा कैलकुलेटर पे ना जरा टैक्सेबल इनकम निकालें। 00। शहबाज शरीफ के लिए टैक्स निकालें। अच्छा इस टैक्स क्रेडिट निकालें जरा, आज टैक्स क्रेडिट निकालें अंडर सेक्शन 61 0। अच्छा पेबल टू गवर्नमेंट निकालें 0। ये हमने करना है, बिल्कुल ये हमारे लिए है, ये करना है। क्यों नहीं करना, फेस नहीं बना के आओगे। हाँ वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती अब, नहीं देनी थी ना। अच्छा हो ही नहीं सकती। चलो तुम ये नोट करो, मैं अगली क्लास के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा हो, चलो भाई लोर लोर है, जल्दी करो। थोड़ा सा बरकत के लिए आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई चीज़ नहीं पढ़ी हमने, 2 सवाल किए हैं उधर से, इधर से ये सवाल किया है। कोई थोड़ा सा ना बरकत के लिए पढ़ लें, घर वालों को भी जाके बता सकें यार मैं पढ़ के आया हूँ। निकालें चैप्टर 15 जी। नहीं ये आंसू क्लास के बाद इकट्ठे आज एक टिश्यू पेपर आपको दे दिया जाएगा, उस पर एक आंसू आपने मुझे बहा के दे देने, मैं वो अपने रिकॉर्ड में सेव कर लूंगा। और अगर आपने आंसू ना बहाए तो फिर आपको चैप्टर 3 सुनाना पड़ेगा। इट्स अप टू यू नाउ, या आंसू चाहिए या चैप्टर 3 चाहिए, मुझे दोनों में से एक चीज चाहिए। अब आप जो भी पसंद करें ना, समोसे से काम नहीं चलेगा। अब आंसू, अच्छा जी पेज 323।
323। अच्छा जी भाईजान, एक था पुराना लॉ, बिल्कुल नई बात करने लगा हूं, बिल्कुल नई बात करने लगा हूं। एक था पुराना लॉ, एक है नया लॉ। बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा ट्राई करें। एक था पुराना लॉ, एक है। अच्छा अब जरा रिलैक्स कर लें। पुराने लॉ में ये होता था कि बाल निकाल मुंह से। पुराने लॉ में ये होता था, आप जाके ना अपनी रिटर्न जमा कराते थे 30 सितंबर को कमिश्नर भालू को। पुराने लॉ में ये होता था, आप जाके अपनी रिटर्न जमा कराते थे कमिश्नर को। कमिश्नर थोड़े दिन बाद आपके घर असेसमेंट ऑर्डर भेजता था, हाँ मैंने आपको असेस कर लिया। एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे असेसमेंट ऑर्डर भेजता था कि मैंने आपको असेस। प्लीज सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो गई है। पुराना लॉ ये था कि आप रिटर्न जमा कराते थे, चंद दिनों बाद आपके घर क्या आ जाता था, असेसमेंट ऑर्डर। नया लॉ ये कहता है नहीं, नया लॉ कहता है कि जब टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा करवा दी तो एज्यूम करो कि कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर इशू बैक कर दिया। एज्यूम करो कमिश्नर ने ऑर्डर इशू, असेसमेंट ऑर्डर अब नए लॉ में इशू करने की जरूरत कमिश्नर को नहीं है। आई रिपीट, पुराना लॉ ये था कि आप क्या जमा करवाते थे, रिटर्न। कमिश्नर आपको क्या भेजता था, फिजिकल फॉर्म में असेसमेंट ऑर्डर। नया लॉ ये है कि अगर 1000 के 1000 लोगों ने रिटर्न जमा करवाई है लाहौर में, तो एज्यूम किया जाएगा कि 1000 के 1000 को, प्लीज मोबाइल नहीं, 1000 के 1000 को कमिश्नर ने क्या इशू कर दिया, असेसमेंट ऑर्डर। इसलिए इसका नाम है नॉर्मल असेसमेंट। लिखें, इसका नाम है एज्यूम्ड असेसमेंट, और इसका मशहूर जमाना नाम है डीम्ड असेसमेंट। डीम्ड असेसमेंट, असेस कर लिया टैक्स वालों ने आपको। नॉर्मल असेसमेंट, एज्यूम्ड असेसमेंट, डीम्ड असेसमेंट। डीम्ड एज्यूम होता है ना, और एज्यूम डीम्ड होता है। अब ये ना पूछना कि इन दोनों का मतलब क्या है। अच्छा, अगर एक टैक्स पेयर ने मुकम्मल रिटर्न जमा करा दी है तो ये समझा जाएगा कि कमिश्नर ने असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम कर लिया है, असेस कर लिया आपका टैक्स, एज्यूम किया जाएगा। कंसिडर्ड का मतलब लिखें, कंसिडर्ड का मतलब एज्यूम्ड। ओके ठीक है। इट विल बी एज्यूम्ड दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स ड्यू देयर ऑन। देयर ऑन का मतलब जो उसके ऊपर है। If Kamar has filed a return, it will be assumed that Commissioner has made an, ऊपर देखें, Commissioner has made an assessment of income and tax thereon। जो उस पे लिखा था वो सही मान लिया हमने, जो तुमने लिखा था ना तुम्हारा टैक्स, वो हमने सही मान लिया। इसका नाम लिखें यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। इस सेक्शन का नाम एक और लिखें, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। इस सेक्शन का एक और नाम लिखें, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। यानी दुनिया के अंदर एक तस्वुर है कि आपने अपने आप को सही असेस किया है, आप ही अपने आप के बारे में बता सकते हो, आप ही अपना कच्चा छट्टा खोल सकते हो, आप ही गिरेबान में झांक सकते हो। लोगों ने क्या बताना आपके बारे में, तो आपको अपने बारे में सब पता है। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम ये पुराने लॉ में नहीं थी, नए लॉ में सबसे बड़ी चेंज ये आई। लोग कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 और जो हमारे हाथ में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें मेजर फर्क ये सेक्शन है। और 2002 में जो लोग गए थे, 2002 में ये बंद करवाया, 2002 में लोग गए थे, भाई अब्दुल्ला ये बंद करवाएं, क्या हो रहा है। 2002 में जो लोग गए थे पहली दफा रिटर्न जमा कराने, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिटर्न जमा कराई और कमिश्नर को कहा मेरे घर असेसमेंट ऑर्डर भेजो। कमिश्नर ने कहा बंद हो गया आना, अब हम नहीं असेसमेंट ऑर्डर भेजते। अब जैसे ही आपने रिटर्न जमा कराई, हम एज्यूम कर लेंगे कि आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। पढ़ें जी,
and return will be assumed as an assessment order. और रिटर्न को ही क्या assume कर लिया जाएगा? Issued by commissioner. On the day return was, आप बता दें क्या रिटर्न के बाद कोई आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आएगा? ये assume किया जाएगा कमिश्नर ने भेज दिया है, कमिश्नर ने भेज दिया। याद करें जी, इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ रिटर्न, बोले it will be assumed that commissioner has made an assessment of income and commissioner has made an assessment of tax. और बात यहां पे रुकी नहीं, ये फिगर्स आपकी सही हैं, पहली बात तो ये हो गई और बात आगे बढ़ी, and return will be considered as an assessment order. और ये सफा ही क्या समझ लिया जाएगा? असेसमेंट ऑर्डर। क्लियर? ओके, आगे आए पॉइंट 3 में। पॉइंट 3 टिक करें। जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं ना, 2-3 पॉइंट बस आपको पढ़ा रहा हूं। जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं ना, तो इसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, कोई टैक्स डेप्शन की कैलकुलेशन मिसिंग है, कोई और मिसिंग है, तो कमिश्नर अब आपको ना नोटिस भेजता है, कहता है यार वो आपकी रिटर्न तो आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी थी, बड़ी खूबसूरत लगी मुझे, उसमें एक सफ़ा मिसिंग है, ज़रा वो मुझे भेज दो, विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। नहीं, जैसे आई कैप में आप फॉर्म जमा करवाएं तो आई कैप कहते हैं तस्वीर आपने गलती से अपने भाई की लगा दी है, तो ये ज़रा मुझे दोबारा भेज दो, तो कमी पूरी की जा रही है फॉर्म में। इफ रिटर्न इज नामुकम्मल, कौन सा पॉइंट पढ़ा? अगर रिटर्न क्या हो तो फिर कौमी शैल इशू फिर कौमी आपके घर क्या भेजेगा? इन्फॉर्मिंग डेफिशिएंसीज, जिसमें आई क्या बताएगा यार आपकी फोटो गलत थी, ठीक है, आपने फोटो लगा दी वो किसी जान, अच्छा, एंड विल ऑर्डर हिम टू प्रोवाइड द मिसिंग इंफॉर्मेशन, और आई क्या फिर आपको ऑर्डर करेगा कि मिसिंग डाटा प्रोवाइड करो मुझे। डन? विद इन 80 डेज छोड़े, ये कल पढ़ेंगे। विद इन 80 डेज, 180 दिनों में आपने वो जमा कराना होगा। छोड़े वो क्या है? अब बच्चे हैं 2 किस्म के, आचा बच्चा, बुरा बच्चा। बच्चे कितने किस्म के हैं मार्केट में? 2 किस्म के। आचा बच्चा, आचा बच्चा क्या करेगा? भागा भागा डेफिशिएंसी पूरी कर देगा। सर 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 ये मेरी तस्वीर सर, अभी ताज़ा ताज़ा खिंचवा के लाया हूं सर, देखें गरम गरम। तो आचा बच्चा क्या करेगा? बोले आचा बच्चा फौरन डेफिशिएंसी पूरी कर। और बुरा बच्चा वो कहेगा देख लेंगे, आई कैप ही है ना, पेपर देने जाऊंगा उस दिन देख लूंगा, ना पेपर लिया बाद में दे दूंगा। बोले यार तू, ये कौन सा बच्चे? बुरा बच्चा। आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के पहले बुरा बच्चा, बुरा बच्चा। इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस, नोटिस में क्या लिखा हुआ है? पूरी करो, फोटो लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। इफ टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस, द रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज, तो आपकी रिटर्न इनवैलिड है जो आपने जमा कराई है, एंड इट विल बी अज्यूम्ड दैट नो रिटर्न, बाप मसाला लगाएं आगे, एट ऑल मसाला लगाएं, ये समझ लिया जाएगा आपने सिरे से रिटर्न ही जमा नहीं कराई। और सर जी मैं करा के गया था, मेरी फोटो ना ना, फोटो छोड़, वो फोटो ही तो थी सब कुछ, तेरी तो रिटर्न ही गलत थी, चपेड़े मारूं तुझे। नहीं नहीं समय का तुम आए नहीं। इफ टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई, आचा बच्चा, आचा बच्चा क्या करेगा? इफ अ टैक्स पेयर कंप्लाइज विद द नोटिस इन ड्यू टाइम, अपने आप को सोचें, इफ अ टैक्स पेयर कंप्लाई विद द नोटिस इन, द रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट। फिर रिटर्न क्या समझ ली जाएगी? ऑन द डेट वॉज, जिस दिन फर्निश हुई थी, जिस दिन कमी पूरी की उस दिन नहीं, जिस दिन फर्निश हुई थी उसी दिन क्या समझ ली जाएगी? पूरी। अब याद कर लें तबानी, हमने पॉइंट 1 पढ़े, 3 और 4 और 5, 1 3 4 5। आप रिटर्न जमा कराते हैं, वो क्या बन जाता है? एज्यूम असेसमेंट ऑर्डर। आपको नोटिस आता है कि क्या पूरी करें? अच्छा बच्चा पूरी कर देगा डेफिशिएंसी तो रिटर्न मुकम्मल, बुरा बच्चा नहीं करेगा तो रिटर्न इनवैलिड। चलें जी, साथ वाले को ले जाएं आज टेस्ट रूम में, डांडे सोटे मार के। मैं हाइब्रिड क्लास में आ रहा टेस्ट लेके, हाईएस्ट मार्क्स आए हैं।